हमारे कुछ रिश्तेदार सऊदी अरब में काम करते थे। इन लोगों का वहाँ अपना कारोबार था। मुझे जब भी मौका मिलता था मैं इनसे यही कहता कि खुदा के लिए अम्मा बीमार हैं, बेवा हैं, आप लोग मुझे भी अपने साथ सऊदी अरब काम करने के लिए बुला लें ताकि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। ये लोग मेरे ताया के बेटे थे। इन दिनों मेरी उम्र मुश्किल से 17-18 साल होगी। ताया का बड़ा बेटा तहसीन हमेशा मेरी बात सुनता और कहता, तुम अभी छोटे हो, अभी तुम वहीं पर पढ़ाई करो, इसके बाद तुम्हारा कुछ देखेंगे। मगर फिर अम्मा की भरपूर इसरार पर तहसीन भाई ने मुझे अपने साथ सऊदी अरब बुला लिया। कहने लगे, यहाँ तुम्हें हर किस्म का काम करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए नहीं बताया कि कहीं इनको परेशानी ना हो, वरना तो अभी तक तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नहीं बना। तुम्हें यहाँ पर बुलाना ही एक मुश्किल का काम था, इसलिए अब जो काम कहा जाएगा वही करोगी। इसके बदले में तनख्वाह तो तुम्हारी अम्मा को हर महीना भेज दूंगा। मैंने कहा, जी बेहतर। फिर कुछ सोच कर बोले, मैं तुम्हें एक आदमी के घर भेजूंगा, इसकी 4 बीवियां हैं, बल्कि 5 हैं। वो कुछ मजीद सोच कर बोले थे, इन 5 बीवियों के काम के लिए इसे एक छोटे लड़के की जरूरत है जो बालिग ना हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी उम्र और तुम्हारा खदकाट ऐसा है कि तुम्हें वो आराम से रख लेगा, अच्छे पैसे भी देगा। औरत को ये लोग घर में काम करने के लिए नहीं रखते, वरना ये किसी लड़की को रख लेता। छोटे लड़के यहाँ काम करते नहीं हैं और पाकिस्तान से भी तुम्हारी उम्र का कोई नहीं आता। तुम बहुत कम लोगों में से हो जो इतनी कम उम्र में परदेश आ गए हो। मैं अपने कजिन की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, बस जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर तहसीन भाई ने मुझे कहा, इस आदमी की 5 बीवियां हैं, लेकिन वहाँ पर तुम्हें कुछ एहतियातें करना होगी। मसलन ये कि वहाँ तुम ये नहीं कहोगे कि तुम पाकिस्तान से हो, ना ही तुम उर्दू बोलोगे। मैं हैरान हो गया और परेशान भी। उर्दू नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, मुझे तो नहीं आती अरबी। कहने लगे, इन लोगों को कौन सा ही पता चलता है, अंग्रेजी से बिल्कुल बहरा है। उल्टी सीधी अंग्रेजी बोल देना, ये जाहिर करके कि तुम किसी अंग्रेज मुल्क के पसमानदा गांव से हो। खबरदार, जो तुमने पाकिस्तान का नाम लिया या पाकिस्तान का नाम लेकर भी लो तो ये जाहिर करना कि तुम्हें उर्दू नहीं आती। मैं ये बातें सुनकर और हैरान था। मैंने कहा, ठीक है, आखिर इसमें क्या हिकमत थी, ये तो मुझे बाद में पता चली। फिलहाल मुझे तहसीन भाई ने मुख्तसर सामान के साथ शेख जलील के घर भेज दिया था। शेख जलील का घर बहुत ही बड़ा था। मैं इस घर को बाहर से देखकर ही हैरान रह गया था। इस घर के तकरीबन 14-15 के करीब कमरे होंगे। 2 मंजिल घर था। ऊपर वाली मंजिल बहुत खूबसूरत थी, जबकि नीचे वाली मंजिल पर अंधेरा सा छाया हुआ था। तहसीन भाई कहने लगे, मैंने भी इस आदमी के घर में काम किया है, पर इसने मुझे किसी वजह से निकाल दिया था। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैनेजर का काम करता था। इस घर के मसले बहुत होते हैं, इसलिए अगर तुम दिल लगी से काम करोगे, इन मुस्लिमों को निपटाते रहोगे, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये आदमी तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़कर देगा। इसकी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। इसकी बातें सुनकर मैं पर उम्मीद हो गया था, पर यह नहीं जानता था कि इस घर में आकर मेरी जिंदगी और मेरी सोच बदलने वाली है। खैर, तहसीन भाई ने मुझे इस आदमी से भी मिलवाया था। शेख जलील निहायत खुश इखलाक किस्म का आदमी था, पर इसके चेहरे पर एक अजीब दर्द था। इसे देखकर लगता जैसे वो जमाने भर का सताया हुआ हो। इसकी आंखों में वीरानी सी थी। मैं हैरान थी। जलील भाई के बारे में तो मुझे मेरी तहसीन भाई ने यह बताया था कि इनकी 5 बीवियां हैं। 5 बीवियों के होते हुए कोई आदमी कैसे नाखुश हो सकता है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। बहरहाल मैंने तहसीन भाई को खुदा हाफिज कहा। वो मुझे यहाँ छोड़कर अपने बंदे के साथ वापस चले गए थे। इनके जाने के बाद अरबी आदमी ने मुझे दिल पर हाथ रखकर सलाम किया और एक लड़के की तरफ इशारा किया जो कि इसी कमरे में खड़ा था। इस लड़के से कहा कि इसे बाहर ले जाओ। वो लड़का मुझे जाना पहचाना सा लगा था। बार बार पीछे मुड़कर देखता, फिर मुझे बड़े राजदारी वाले अंदाज में ऊपर लेकर गया। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते ही सरगोशी वाले अंदाज में बोला, मुझे पता है कि तुम पाकिस्तानी हो, मैं बांग्लादेशी हूँ, लेकिन खुदा के लिए यहाँ पर इस बात का प्रचार मत करना कि तुम्हें हिंदी या उर्दू समझ आती है। इसकी भी एक खास वजह है जो तुम्हें बाद में मालूम हो जाएगी। मैं हैरान था कि हर कोई मुझे यही बात क्यों कह रहा है। क्या शेख को किसी की पाकिस्तानी होने से मसला था? अगर था तो तहसीन भाई के साथ तो वो इस तरह पेश आया था जैसे कि वो इनके दोस्त हो। खैर, मुझे इस लड़के जिसका नाम टीपल था मुझे सारा काम समझा दिया। इसने कहा था कि इस आदमी की 5 बीवियां हैं, इनको कभी ना कभी कोई ना कोई काम पड़ जाता है, इसलिए इनको बाहर जाने की जरूरत होती है या फिर घर बैठकर ही वो कोई चीज मंगवाती है। तुमको फौरन ही इनको सब कुछ लाकर देना है।
जो वो मांगेंगी, और हाँ, किसी से कोई बात पूछने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि शेख के 5 बीवियां कैसे हैं, क्योंकि ये तो मुसलमान है। मुसलमान बस 4 बीवियां ही रख सकता है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। बात यह है कि जो नीचे वाले पोर्शन में सबसे कम उम्र वाली लड़की रहती है, इसको शेख ने तलाक दे दी है। वो इनकी बीवी तो है, लेकिन तलाक याफ्ता है। शेख इसके पास नहीं जाता, सिर्फ अपनी 4 बीवियों के साथ रहता है। और बेहतर यही होगा तुम अपने काम से काम रखो। आज के बाद ये बात किसी से मत पूछना। मैं इसकी बातों पर अमल करते हुए वहां से निकल आया था। अब सवाल तो ये था कि मैं सारा दिन बस इनकी बीवियों के हुक्म का इंतजार करता रहूं। बदले में मुझे तनख्वाह कितना मिलना था? ये सारी बातें जहन में गर्दिश कर रही थी। तभी मुझे अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। मैं बाहर बैठा था। अंदर औरत की चीखने की आवाज सुनकर कमरे की तरफ दौड़ पड़ा था। मैंने देखा अंदर एक औरत बुरी तरह चीजें तोड़ फोड़ रही थी। वो जवान लगती थी। इसकी उम्र मुश्किल से 27 या 28 साल होगी, जबकि वही शेख जो थोड़ी देर पहले मुझे कमरे में हिदायत देकर गया था, वो इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। लड़की बुरी तरह रो रही थी, जबकि वो अरबी आदमी बड़ी ही फिक्रमंदी में इसे चुप करवाता तो कभी नीचे बैठता, कहता कि मेरी बात तो सुनो। इसके अंदाज से ऐसा लग रहा था, लेकिन वो लड़की कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। मैं डर गया कि कहीं अरबी की बातें छुपकर सुनने से मुझे ये नौकरी से ना निकाल दे। फौरन ही वहां से वापस आकर अपनी जगह बैठ गया। 2 मिनट गुजरे होंगे, खटक से दरवाजा खुला। वो औरत अपनी चीजें समेटती हुई वहां से बाहर जाने लगी। अरबी इसके पीछे पीछे दौड़ा। मैंने अपनी नजरें झुका ली थी, पर इस लड़की ने इस आदमी की कोई बात नहीं सुनी और वहां से भागती हुई चली गई। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लगता था कि वो बहुत बड़े खरब में मुब्तला है। वो अरबी जो कि इसे पहले रोकने की कोशिश कर रहा था, उसके जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह माफी। मुझे इसकी बातों से इतना समझ आ गया था कि वो बहुत शर्मिंदा है अपनी किसी हरकत से और उसे दोहराना भी नहीं चाहता था, मगर लाशौरी तौर पर वो ऐसा ही करता होगा। तभी तो अपनी बीवी से माफी मांग रहा था। बहरहाल मैं चुप रहा था। मैं अपने नए हुक्म का मुंतजिर था कि वो मेरे पास आया और मुझसे कुछ अजीब और गरीब से अंदाज में बातें करने लगा। मैं इसकी बात समझ नहीं पाया। सभी इसने एक लड़के को आवाज दी। ये वही लड़का था जिसने मुझे इस अरबी के बारे में मुख्तसर मालूमात दी थी। वो पास आ गया। इसने अरबी से कोई बात कही। अरबी ने इसे कुछ समझाया और फिर इस लड़के ने मुझे जो कुछ बताया वो तो मेरी जिंदगी बदलने वाला था। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि वो अरबी मुझसे ये कह रहा था कि तुम मेरी एक बीवी से शादी कर लो। मुझे लगा जैसे कि वो मुझे आजमा रहा हो ताकि मैं इसका वफादार हूँ या नहीं, ये साबित हो सके। मैंने इस लड़के से कहा कि मैं शेख की बीवियों की बहुत इज्जत करता हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे। मेरी बात सुनकर शेख समझ गया कि मैं इसकी इस पेशकश से खौफजदा हो गया हूँ। कहने लगा कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें ये सब कुछ आजमाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि अपनी बीवी से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, मतलब निकाह करवाना चाहता हूँ। वो अरबी बहुत परेशान लग रहा था। इसकी बातों से भी महसूस होता था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम है। खैर, मैंने जाकर ये बात अपने तहसीन भाई को बता दी। तहसीन भाई भी इसी घर में आ गए थे। अरबी ने इनको भी बहुत बातें समझाई थी। तहसीन भाई मुतमईन हो गए, कहने लगे कि तुम्हारे लिए ये जिंदगी का सबसे अच्छा मौका होगा। तुम शेख की इस छोटी बीवी से शादी कर लो जिसने शेख से तलाक ले ली है या फिर इसको दे दी है। इसके बाद वो तुमको बताएंगे कि आगे क्या करना है। मैं तो इस घर में कठपुतली सा था। मैंने कहा जैसा मेरे मालिक का हुक्म होगा मैं वैसा ही करूंगा। यूं मेरे निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई थी। तारीख क्या थी? परसों मेरा निकाह होना करार पाया था, जबकि वो लड़की पाकिस्तानी थी। इसका नाम सबा था। ये मालूमात मुझ तक आ चुकी थी। मैं ये नहीं समझ पाया था कि आखिर सबा के साथ शादी करने का मुझे क्यों कहा जा रहा है, जबकि ये शेख की वो बीवी है जिसको वो तलाक दे चुका है। मुझसे दोबारा शादी करवा के शायद वो अपनी बीवी के लिए अदाला करना चाहता होगा। बहरहाल परसों का दिन तो आना ही था। मेरा निकाह सबा के साथ पढ़ा दिया गया। सबा ने रोते रोते निकाह के लिए हाँ कही थी और निकाह होते ही मुझे और सबा को एक अलग कमरे में भेज दिया गया था। ये कमरा अच्छी तरह सजाया गया था। इसमें रेशम के बिस्तर थे और नरम गरम ऐसे बिस्तर जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। मखमली पर्दे, इन पर्दों को देखकर इस घर की इमारत का अंदाजा होता था। मैं चुपचाप बैठा वो पर्दे और कमरा ही देख रहा था कि सबा रोती हुई मेरे पास आई और बोली, अब तुम भी मुझे तलाक दे दोगी। ये बात मुझे मालूम है क्योंकि मेरे नसीब में बस तलाकें ही लिखी हैं। मैं इसको रुदू बोलता देखकर हैरान नहीं था।
क्योंकि पहले ही जान चुका था कि वो एक पाकिस्तानी है। वो मुझसे मुख्तलिफ बातें करने लगी, मगर इसके चेहरे पर दर्द साफ लिखा था। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो, और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी मेरे साथ क्यों करवाई गई है? मेरी यह बात सुनकर सबा मजीद रोने लगी। अच्छा रो तो नहीं, मैंने इसका हाथ थाम लिया। वैसे भी अब तो तुम्हारा मेरे साथ निकाह हो गया है। अगर तुम दुखी हो तो तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैं यह ख्याल रखने वाला अच्छा और माकूल इंसान हूँ। मेरी बात सुनकर वो फीकी से मुस्कुराहट के साथ गिरी और बोली, तुम्हारे साथ मेरा निकाह आरज़ी है। तुम तो बड़े ही मासूम और सीधे साधे लड़के हो। तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा निकाह मुझसे करवाया क्यों गया है। तुम फिलहाल इस शादी की खुशी में खुश हो। तुम ये नहीं जानते कि मेरी ये क्या कहानी है। मेरी उम्र देखो, मुझ पर गुजरे दर्द को देखो, तो तुम खुद ही जान जाओगे कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कहती हूँ। ये कहकर वो दोबारा रोने लगी। तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ, फिर मैं मसाइल का कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश जरूर कर लूंगा। तुम देख लेना, तुम्हें मैं मायूस नहीं रखूंगा। तुम अगर इतनी ही दुखी हो, इसका कोई ना कोई हल तो अल्लाह ने रखा होगा। ये तो है। वो एकदम खुश हो गई थी। चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम समझ जाओगे कि शेख की हर बीवी इसके कमरे से आने के बाद रोती क्यों है और क्यों इसके साथ कोई भी औरत बस नहीं पाती। इसके साथ अब तुम औरतों की शादी हो चुकी है। क्या तुम ये सोच भी सकते हो 3 शादियां पर खर्चा कितना आता है और वो लड़कियां ढूंढने में वक्त कितना लगता है? यह कहकर वो हंसने लगी। हाँ, बहुत ज्यादा वक्त लगा है इसे, और अब इबरत आई है। अब ये सबक सीख गया है कि इसे क्या करना है, इसलिए तो इसने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई है। तुम पहले मत भुजवाओ, मुझे पूरी बात बताओ, मैंने बेजारी से कहा। मेरी उम्र इन दिनों सिर्फ और सिर्फ 13 साल थी, जब मैं अपने स्कूल के सबसे होनहार तालिबा हुआ करती थी। मेरे लिए जिंदगी बहुत खूबसूरत थी, पर मैं ये नहीं जानती थी जिंदगी का यह हसीन ख्वाब बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। इन दिनों हमारे स्कूल में फंक्शन हो रहे थे। मुझ जैसी यह काम गरीब मजदूर की बेटी को हिस्सा लेने का मौका मिला, तो मैंने अपनी भरपूर कारकर्दगी दिखाई और लोगों को मुतासिर कर दिया। मैं बहुत खुश शक्ल थी। हम लोग एक बड़े तकरीब में गए थे, जहां मैंने डांस पेश किया। इस डांस ने मुझे बहुत माकूल बना दिया था। काफी सारे लोग मुझे जानने और पहचानने लगे थे। मैं बेपनाह हसीन थी कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। प्रिंसिपल ने भी जब मेरा ये सीक्रेट देखा तो उन्होंने मुझे अपने स्कूल की सबसे टॉप बच्चों में रख लिया। अब जब भी कोई तस्वीर खिंचवाना होती, मैं ही आगे जाती थी। मेरी तस्वीरें स्कूल के मैगजीन पर छपती, मैं अखबारों में आने लगी थी, पर मैं ये नहीं जानती थी मेरी शोहरत एक दिन मेरी खातिल बन जाएगी। मैं अपने घर में थी जब एक दिन अब्बा के पास एक आदमी आया। इसके पास 2 औरतें भी थी। कहने लगे कि हम आपकी बेटी का इंटरव्यू करने आए हैं, साथ ही एक पेशकश भी दे रहे हैं। अब्बा मेरे मजदूर और लालची आदमी थे। लालची नहीं कहूँ, ये कहूँ कि हालात के सताए हुए थे। जब अब्बा ने इन लोगों की इतनी बड़ी पेशकश सुनी, इनका मुंह भी खुले का खुला रह गया। दरअसल ये लोग अब्बा से कहने आए थे कि इनकी बेटी को सऊदी अरब लेकर जाएंगे, पढ़ाई लिखाएंगे और साथ ही नौकरी भी करवाएंगे। तनख्वाह हर महीना बाखुदी से अब्बा को भेजेंगे। अब्बा ने शायद ऐसी बातें पहली दफा सुनी थी। बैठे बिठाए इन्हें करोड़ों रुपयों का लालच दिया गया। अब्बा खुशी से फूले न समा रहे थे। साथ में औरतें भी थी, इसलिए इन लोगों पर यकीन कर लिया। हम क्या जानते थे कि ये लोग तो इंसानों के रूप में भेड़िए हैं। मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों ने बाकी की कार्रवाई कैसे मुकम्मल की, लेकिन मुख्तसर से कागजात बनाने के साथ मुझे हवाई जहाज में बिठा दिया गया और फिर मेरी किस्मत में इसी दिन पलटा खाया। मुझे जब यहाँ लाया गया, मैं पूरा रास्ता जहाज में यही सोचती रही कि मैं आगे जाकर बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाई जारी रखूंगी। पर जब मुझे लाहौर लाया गया, एयरपोर्ट पर मुझे एक लड़की ने इस्तकबाल भी किया और मेरी खूब पूछताछ की गई थी। वो लड़की मुझे एक बहुत खूबसूरत बड़े सफेद रंग के होटल में ले गई। इसके बाहर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। मैं नहीं समझ पाई थी कि ये क्या है। वो लड़की मुझे ऐसे होटल में ले गई जहाँ पर माहौल बहुत ही अजीब था। खूबसूरती, रंग रोशनियां और लड़कियां मुख्तसर कपड़े पहन रखे थे। खुदा जाने ये कौन सा सऊदी अरब था। हमने तो यही सुन रखा था कि वो अल्लाह की पाक सरजमीन है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं जैसा हमारे मुल्क में होता है। पर मैं ये देखकर तो हैरान थी कि यहाँ अय्याशी का एक भरपूर अड्डा मौजूद था, लेकिन मुख्तसर कपड़े पहन रखे थे। मैं सोचने लगी कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। ये जगह तो हम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। ना ही यहाँ कोई स्कूल की लड़की नजर आ रही थी। मुख्तलिफ राह टराइयों से गुजरती हुई वो लड़की मुझे एक बड़े से हॉल में ले गई, जहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर जैसी जगह थी। इस ब्यूटी पार्लर में मेरे बाल बनाए गए, मुझे आमदा अच्छे कपड़े पहनाए गए।
मैं किसी शहजादी की तरह लग रही थी। मुझे अपने आप पर भी रक्श आ रहा था। मुझे सुर्ख रंग की पोशाक पहनाई गई। मेरे सर पर एक टोपी रखकर मुझे ऐसे तैयार किया गया जैसे तुम फिल्मों और ड्रामों में शहजादियों को देखते हो। मैं बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। दुनिया की सबसे हसीन लड़की इस वक्त मैं ही मालूम हो रही थी। फिर मुझे एक और कमरे में ले जाया गया। ये देखकर मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई कि वहां पर सोफे पर एक आदमी बदजमान था जिसने अपने बाजू दोनों तरफ फैला रखे थे। मुझे देखते ही इसकी आंखों में हवस उभर आई। और फिर क्या था, इसने मुझे बर्बाद करना अपना हक समझा। वो मुझे बहुत दूर से बुक करके लाया था। ये सारा खेल, सारा जाल उसी ने तो बिछाया था। एक दिन अखबार में इसी मेरी तस्वीर देखकर मैं पसंद आ गई। बस वहीं से इसने मुझे बर्बाद करने की ठान ली। जब पता करवाया तो पता चला मेरे माँ बाप भी करीब से हैं। फिर क्या था, इनको लालच दिया और हफ्तों के दिनों में मुझे यहाँ लेकर आ गया। अब मैं इसके सामने सजी सजाई रेशम की गठरी की तरह पेश की जा रही थी। मैं बहुत रोई थी, चीखी चिल्लाई थी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। इस सब के बदले में मेरे अम्मा अब्बा को पैसे भेजे जाते रहे। वो खुश थे और जब भी मौका मिलता मेरी अच्छी तस्वीरें बनाकर इन्हें भेज देते, जिससे लगता कि मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ। फिर कुछ दिन गुजरे, इस अरबी ने मुझसे शादी कर ली। कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखूंगा। लेकिन मुझे इसकी क्या समझ आती। वो तो अरबी में बात करता था और मैं उर्दू बोलती और समझती थी। एक दिन इसने ऐसा किया जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझसे कोई बात कह रहा था, मुझे समझ नहीं आई तो मुझे तलाक दे दी। तलाक देकर मुझे इस कार खोटरी में फेंक दिया। फिर मुझ पर जुल्म करने लगा, इतने जुल्म के जो मैंने जिंदगी भर नहीं सहे थे। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। लगने लगा जैसे मौत ही मुझे इस सारे गम से निजात दिला पाएगी। मैं दिन रात नमाज पढ़ती, अल्लाह से दुआ करती थी। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मेरी यह कैद कब खत्म होगी। इस आदमी को वो सजा दी कि वो जिंदगी भर के लिए उजड़ गया। इसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई, कोई औरत इसके पास नहीं रहती। इसे गुस्सा आता है, इसे गुस्से के दौरे पड़े हैं और ये ऐसी खराफत बातें करता है कि कोई भी औरत इसके साथ नहीं रहती, इसे छोड़कर चली जाती है। अब इसे अच्छी तरह से समझ आ गया है, एहसास हो गया है इसको कि मेरा दिल दुखाने, मुझ पर तशद्दुद करने और मुझ जैसे नेक लड़की को एक घर से उठाकर अपने अयाश खाने में लाने का क्या अंजाम होता है। मैंने सब्र किया, हर रोज अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने इसके दिल में खुद ये एहसास डाला, कोई औरत इसके साथ नहीं रही। जब से मैं इसकी जिंदगी में आई हूँ, अब ये तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाकर इस बात का अजाला करना चाहता है। पर मुझे लगता है कुछ अरसे के बाद ये तुम्हें कहेगा कि तुम मेरी बीवी को तलाक दे दो, ताकि अब मैं दोबारा इससे शादी कर सकूं। इसको यही ज़हनियत समझ आती है। ये कहकर वो तो खामोश हो गई। मुझ पर लर्जा तारी हो गया कि ये कौम कितनी अयाश है। क्या वाकई में इस बेचारी लड़की को ऐसे ही उठाकर लाया होगा। मेरी तो परेशानी की इंतहा न थी। मैंने ये सारी बातें तहसीन भाई को बता दी। तहसीन भाई बोले कि मैं इससे पहले से ही वाकिफ था। पहले ही आदमी डरता था कि मैं किसी उर्दू बोलने वाले आदमी को ना लेकर आऊं, लेकिन अभी अपने इस जुर्म से तंग आ गया है। लड़की बहुत नेक है, तुम इसे नहीं जानते। इसने जिंदगी में कोई नमाज खजा नहीं की हुई। ये आदमी खुद भी इसकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन अब वो इसके लिए एक नासूर बनकर रह गई है। जब तक वो इसके घर में रहेगी तब तक ये आदमी बर्बाद ही रहेगा, अजर कर रहेगा। इसलिए ये इसकी शादी करवाकर रुखसत करना चाहता है, वापस अपने माँ बाप के घर भेजना चाहता है। ये तो अच्छा हुआ इसके साथ तुम्हारी शादी हो गई। मैं जलील से कहूँगा कि वो तुम्हें तलाक देने पर मजबूर ना करें, और जैसा सबा सोच रही है वैसा ना हो। वैसा ही हुआ। तहसीन भाई ने जलील से बात की। जलील मान गया। इसने सबा को मेरे साथ रुखसत कर दिया और हमें अच्छी खासी रकम भी दी। इसने सबा की जिंदगी बर्बाद की थी, इसे आबाद करने की भी भरपूर कोशिश की, यहाँ तक कि सबा के नाम एक खूबसूरत घर कर दिया। इस घर में और सबा रहने लगे। सबा के चेहरे पर मुस्कुराहट नाम की तो कोई चीज नहीं, पर मेरी माँ बहुत खुश है। माँ को मैंने सबा की कहानी नहीं बताई, बस ये बताया है कि वो बहुत नेक लड़की है, और इसमें कोई शक नहीं कि सबा जैसी नेक लड़कियां आजकल जमाने में ढूंढने से नहीं मिलती। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।